नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर करतार सिंह आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे वेदों के काल की। पिछली क्लास में हमने पूरी की पूरी वैदिक परंपरा या वैदिक साहित्य से संबंधित जो सवाल बन सकते थे उनकी चर्चा हमने की है। जितने सवाल वैदिक साहित्य के बन सकते थे उनकी चर्चा हमने की है। और आज की इस क्लास में, आज के सेशन में हम वेदों के काल की चर्चा करेंगे, क्योंकि अलग अलग विद्वानों ने वेदों का अलग अलग काल निर्धारित किया है। तो कौन से विद्वान ने कौन सा काल निर्धारित किया है उसी की समीक्षा आज हम करेंगे। समीक्षा से मेरा तात्पर्य है कि इसमें और क्रॉस क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, न सिर्फ उन्होंने जो वर्णन किया वही, बल्कि उसके आगे पीछे के सारी चीजों को हम लेकर के चलेंगे। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं वेदों के काल की। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्स मुलर। ठीक है, देखिए मैक्स मुलर ने विभिन्न विद्वानों ने बहुत अधिक काम किया। न सिर्फ भारतीयों ने बल्कि पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत अधिक काम किया है वैदिक साहित्य के ऊपर। इसलिए पाश्चात्य विद्वानों की बहुत महत्वपूर्ण देन हम कह सकते हैं वैदिक साहित्य में, इस परंपरा को मान के चलते हैं। तो मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के रचना काल को 1200 ईसा माना है। ठीक है, तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, मतलब क्योंकि जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल तो इस ढंग से आपसे पूछे जाएंगे कि भाई वो कौन व्यक्ति किस आधार पर उसकी गणना करता है। तो ये जो है ये पूछेगा कि 1200 ईसा पूर्व किन्होंने माना है या फिर मैक्स मुलर ने क्या माना है। सवाल पूछे जाएंगे तो जिस भी ढंग से सवाल पूछे जाते हैं उसी आधार पर आपको इसकी समीक्षा करनी है। तो मैक्स मुलर वेदों के रचनाकार को 1200 ईसा पूर्व मानते हैं। ईसा मतलब जो हम अंग्रेजी सन को लगाते हैं, ईसा मसीह से लगाते हैं। तो ईसा मसीह आज हम 2021 में जी रहे हैं मान लीजिए। ठीक है, जब ये वीडियो पुरानी होगी तो इस पर भी हम काल गणना करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 10-20 साल के बाद में। आज हम 2021 की चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस 2021 से पहले जब हम ईसा तक पहुंचते हैं तो 0 ईसा को मानते हैं हम। ठीक है, क्योंकि ईसा को हम 0 से लेते हैं तो लगभग 2021 वर्ष, तो ये लगभग 2000 साल तो हमारे ये हो गए। ठीक है, और फिर 1200 ईसा पूर्व यानी ईसा से पहले, तो इस आधार पर यदि हम गणना करते हैं यहाँ पर तो 2000 ये मान के चलें और 1200 मान के, सबको कैलकुलेट करके इसका वेदों का रचना काल की हम बात करते हैं। लेकिन वेद बहुत प्राचीन है, वेद बहुत प्राचीन है, लेकिन इन लोगों ने अपने अपने तथ्य दिए। प्रामाणिकता कुछ नहीं होती, लेकिन इन्होंने अपने तर्क दिए और तर्कों के माध्यम से समझाने का कार्य किया है। इसलिए मैक्स मुलर के अनुसार 1200 ईसा पूर्व जो हम वेदों के काल को निर्धारित करने का प्रयास करते हैं। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूर्ण हो चुकी थी। गौतम बुद्ध का समय 500 ईसा पूर्व का है। वैदिक साहित्य को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है, प्रत्येक के लिए 200 वर्षों का समय निर्धारित किया। इन्होंने कहा कि गौतम, मैंने बताया सब लोग अपना अपना तर्क देते हैं। इनका तर्क क्या है कि भाई महात्मा जो गौतम बुद्ध थे उनके समय तक जो वैदिक व्यवस्था थी या वैदिक परंपरा थी वो पूर्ण रूप से प्रचलित हो चुकी थी। अब जब व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रचलित हो चुकी थी तो मतलब सिंपल चीज से उससे पहले तो ये रहा होगा। और 4 पार्ट उन्होंने बांट दिया कि लगभग एक काल को 200 वर्ष यदि पनपने में लगे होंगे तो कुल मिला के 800 सालों का इतिहास रहा होगा। इसी आधार पर ये कैलकुलेट करते हैं, गणना करते हैं। यहाँ पर तर्क आपके समझ में आ रहा है, बहुत ज्यादा मैं इसकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट है, इसमें समझाने कोई चीज नहीं है। सिर्फ पूछा जाएगा कि भाई मंत्र काल का नाम किस व्यक्ति विद्वान ने दिया या मंत्र काल की अवधि कहां से कहां तक मैक्स मुलर ने मानी। तो जो सवाल पूछेंगे वो फैक्ट है, वहां पर इसमें बहुत ज्यादा कुछ समझाने की चीज है नहीं। आंकड़े देखिए, छंद काल, क्योंकि 200 तो समय माने यहाँ पर। ठीक है, इसलिए 1000 में 200 जोड़ दिया तो 1200 ईसा पूर्व हो गया। मंत्र काल जो है इसमें 800 में 200 जोड़ दिया क्योंकि क्रमबद्ध रूप से व्यवस्था आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार ब्राह्मण काल और सूत्र काल कुल मिलाकर लेकर के 600 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व के बीच में जो है इनका काल निर्धारित होता है। इस बात को अपन को विशेष रूप से ध्यान रखना। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन छंद और मंत्र है। सूत्र काल को उन्होंने 400 ईसा के आसपास माना यहाँ पर। ठीक है ना, सूत्र काल तो मतलब इसमें 600 से 400 का रह सकता है क्योंकि 200-400 वर्ष का बहुत ज्यादा अंतराल नहीं होता इतने लंबे पीरियड में, इतने लंबे साहित्य में, क्योंकि वेदों को लाखों वर्ष पूर्व की रचना माना गया है। एक विद्वान जहां लाखों वर्ष पूर्व वैदिक रचना वैदिक साहित्य को मानते हैं तो दूसरे विद्वान यहाँ पर 400 ईसा पूर्व तक हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, सही गलत हम नहीं कह सकते क्योंकि हमारे पास अधिकार नहीं है सही क्या है गलत क्या है। हम ये भी समीक्षा भी नहीं कर सकते कि ये बिल्कुल नजदीक है ये बिल्कुल, क्योंकि ये फैक्ट है। जो फैक्ट विद्वानों ने दिया है, जो फैक्ट साहित्यकारों ने निर्धारित किया है, वही फैक्ट हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। वही आपकी पुस्तकों में मिलता है, वही हम आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सही क्या है गलत क्या है, कौन सा तथ्य सही कौन सा तथ्य गलत है, ये सवाल पैदा नहीं होता। सवाल सिर्फ अपना ये बनता है कि मैक्स मुलर ने कितने भागों में वैदिक काल को विभक्त किया है। 4 भागों में विभक्त किया है। उन 4 भागों की जो रूपरेखा है वो आपके सामने है और कंप्लीट इनका जो वैदिक साहित्य की जो रूपरेखा निर्धारित होती है फिर ये स्वीकार की गई है, उस चीज को अपने को देखना है यहाँ पर। तो 1200 ईसा पूर्व जो है वो इसका हो जाता है। नेक्स्ट की यदि हम चर्चा करते हैं, ए वेवर की बात करते हैं। ठीक है, मैंने कहा कि पाश्चात्य विद्वानों ने बहुत अधिक काम किया है। बहुत अधिक क्या, सर्वाधिक काम उन्हीं विद्वानों ने किया। हमारे कुछ चंद विद्वान जो है नैनीय बाल गंगाधर तिलक आदि जो नहीं होते, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे विद्वानों ने काम नहीं किया होता तो कम से कम भारतीय परंपरा में इतना अधिक काम नहीं हो पाता। ठीक है,
पश्चिमी विद्वानों ने किया, हाँ, लेकिन बहुत सटीक प्रमाणिक तथ्य जो है वो भारतीय विद्वानों ने दिए हैं, लेकिन काम उन लोगों ने भी किया है। तो जिन जिन लोगों ने काम किया सबकी हम चर्चा कर रहे हैं। ए वेवर की यदि हम बात करें तो जर्मन विद्वान ए वेवर ने वैदिक साहित्य को प्राचीन बताते हुए कहा है कि वेदों की समय सीमा को निश्चित नहीं किया जाता। फैक्ट है ये तथ्य है। जिस वेद विद्यार्थी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया इनको समझने के लिए, इस व्यवस्था को समझने के लिए, वो वेद का विद्यार्थी, वो वेद का शिक्षार्थी, वेद का शिक्षक कहता है कि वेदों के काल को किसी भी प्रकार से सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। बिल्कुल फैक्ट है कि इतने पुराने समय की सीमा का निर्धारण हम आज यहाँ बैठ के नहीं कर सकते। तथ्यों के आधार पर हम कर सकते हैं, तर्कों के आधार पर हम कर सकते हैं, गणना हम कर सकते हैं, ज्योतिष को आधार बना सकते हैं, मृगशिरा को, नक्षत्रों को आधार बना सकते हैं, लेकिन फैक्ट हमारे पास में कुछ भी नहीं है। सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मूल रूप से वैदिक साहित्य की। वेदों के समय को 1200 ईसा पूर्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का जिसने अपना समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में व्यतीत कर दिया। मतलब वो कहते हैं कि मैक्स मुलर ने या जिस भी किसी विद्वान ने 1200 ईसा पूर्व वेदों के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि वो समय पूर्ण रूप से सटीक नहीं हो सकता, ऐसा वेवर का मानना है। और ये कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपना पूरा जीवन वेदों पर रिसर्च करने में लगा दिया। ठीक है, जिसने अपनी पूरी लाइफ वेदों पर रिसर्च करने में लगा दी और वेद का वो विद्यार्थी अंत में कहता है कि वेदों के समय को निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो कुछ तो प्रामाणिकता रही होगी, कुछ तो सत्यता रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये कथन आपको विशेष ध्यान रखना है। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है, किसका? जिसने अपना समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में लगा दिया। और ये कौन सा कथन? ये कथन है कि वेदों के समय को 1200 ईसा पूर्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस कथन को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। और ये किसका कथन है ये भी हम कह सकते हैं, और क्यों इन्होंने मना किया ये भी हम ध्यान रख सकते हैं आप। ठीक है, मैं बात कर रहा था ए वेवर की। एक एक क्वेश्चन, एक एक स्लाइड में एक एक दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। जैकोबी महोदय, वैदिक साहित्य पर बहुत महत्वपूर्ण काम किया जैकोबी महोदय ने। जर्मन विद्वान जैकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 ईसा पूर्व स्वीकार किया है। इनका यह मत ज्योतिष पर आधारित है। ठीक है, क्योंकि हमारा ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है। यदि हम ज्योतिष की बात करें तो हमारा ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है। एक वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर हम ज्योतिष की गणना करते हैं यहाँ पर, और बिल्कुल फैक्ट उतरते हैं यहाँ पर। ठीक है, आज भी हमारे जो विभिन्न प्रकार की जो वेदशालाएं बनी हुई है वो आज भी समय का निर्धारण करते हैं। बिल्कुल फैक्ट है, बिल्कुल सच्चाई, आधार बनाया जा सकता है, लेकिन वो कितने पहले रहा होगा, कम से कम वहां तक पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है आज भी। ठीक है, बिल्कुल फैक्ट हो सकता है, ज्योतिष 100% सही हो सकता है, ज्योतिष एक विज्ञान हो सकता है, लेकिन ज्योतिष में जो गणना की गई है वो गणना हमारे पास सटीक उपलब्ध हो। अगर सटीक उपलब्ध होती है तो ज्योतिष बिल्कुल 100% सही है, लेकिन वो गणना सटीक उपलब्ध होती है हजारों मतलब लाखों वर्षों के अंतराल में। ये एक थोड़ा सा तथ्यात्मक स्थिति जो होती है, ये विचारणीय बिंदु होता है। तो मूल रूप से हम चर्चा कर रहे हैं 4500 ईसा पूर्व स्वीकार किया। इनका मत है कि ज्योतिष पर आधारित है। आपका ध्यान कल्प सूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण में आए हुए ध्रुव एवं स्त्राभव की ओर गया। ठीक है, इसका अभिप्राय है कि ध्रुव तारा उस समय अधिक चमकीला रहा होगा। यह स्थिति 2000 ईसा पूर्व की हो सकती है। इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों का समय 2700 ईसा पूर्व के समय रहा होगा। ऋग्वेद का समय इससे भी बहुत पहले 4500 ईसा पूर्व होना चाहिए। मतलब तर्क दिया इन्होंने। ठीक है, देखो ये जो इन्होंने तर्क दिए हैं ये बिल्कुल आपके हिसाब से सही हो सकते हैं, बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से सटीक इनके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते। आपको जो प्रश्न के रूप में तैयार करना है उसमें आप ये कह सकते हैं कि ध्रुव इव स्त्राभव, इस पंक्ति को आधार मानकर किस वेद विद्यार्थी ने, किस वैज्ञानिक ने, किस वेद के शिक्षार्थी ने या कौन से वैदिक साहित्यकार ने मतलब वेदों के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया है, तो हम कहेंगे जैकोबी महोदय। जैकोबी महोदय के द्वारा ध्रुव इव स्त्राभव के आधार पर मतलब बताया कि ध्रुव तारा उस समय बहुत अधिक चमकीला रहा होगा। एक तथ्य उनका हो सकता है, उन्होंने कहा बहुत अधिक चमकीला रहा होगा, इसलिए विवाह के प्रसंग में, विवाह के प्रकरण में जब कोई व्यक्ति आशीर्वाद देता है, किसी व्यक्ति के द्वारा वैवाहिक वर वधू को जोड़े को मतलब आशीर्वाद दिया गया, तो उन्होंने कह दिया कि तथास्तु ध्रुव इव स्थिराभव। ठीक है, कि ध्रुव तारे के समान तुम स्थिर हो जाए, तुम्हारा सौभाग्य स्थिर हो, अर्थात XYZ जो भी मतलब वो कहना चाहते थे उसका तात्पर्य हम नहीं जानने की कोशिश करेंगे। ये एक तथ्य है। ठीक है, उन्होंने इस बात को प्रमाणित करने का प्रयास किया, लेकिन मैं कहता हूं कि क्या ध्रुव तारे की स्थिति आज बिगड़ गई? आज भी तो ध्रुव तारा बिल्कुल वैसे का वैसा स्थिर है। उस समय जो था, अगर आज मैं इतने सालों हजारों सालों गुजर जाने के बाद आज मैं किसी को कहता हूं ध्रुव इव स्थिराभव, तो मेरे ख्याल में मेरा कथन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस समय में रहा होगा, क्योंकि ध्रुव तो आज भी स्थिर है। ठीक है, उत्तर दिशा में वो पहले भी था, उत्तर दिशा में आज भी उसका वैज्ञानिक कारण हो सकता है, कल भी उसका वैज्ञानिक कारण था। तथ्य हो सकते हैं, ठीक है, सच्चाई हो सकती है, चिंतन हो सकता है, शंकाएं हो सकती है, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये कोई फैक्ट नहीं, मैंने कहा कि ये चीजें फैक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि ध्रुव तारा हजारों सालों पहले जो स्थिर था वो तो आज भी स्थिर है ना, आज कहाँ चला गया।
ठीक है, मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ये जो इस तर्कों के आधार पर जो निर्धारित करते हैं, निर्धारण करते हैं वेदों का, वो तर्क कितने प्रामाणिक हो सकते हैं, इसकी सत्यता कोई जांचने का प्रयास किसी ने नहीं किया और इसकी सत्यता जांची भी नहीं जा सकती। सिर्फ जो फैक्ट है, जो सवाल फैक्ट के रूप में आपके पास आते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जैकोबी किसको उदाहरण मानते हैं, ध्रुव तारे को मानते हैं। जैकोबी के अनुसार जो ऋग्वेद का समय यानी प्रथम वेद का समय कितना रहा होगा, तो लगभग 4500 ईसा पूर्व जो रहा होगा, ये इनका मत है, इनका कथन है। सवाल पूछा जाएगा इसी ढंग से, आप अपने ढंग से चिंतन किसी भी रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बाल गंगाधर तिलक। देखिए, भारतीय महानुभाव बाल गंगाधर तिलक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय परंपरा के अनुसार बहुत महत्वपूर्ण काम वैदिक साहित्य पर किया है, और यहां तक विद्वानों का मत है कि यदि ये कुछ चंद विद्वान इस तरह से, महनीय विद्वान इस तरह से कार्य नहीं करते वैदिक साहित्य के ऊपर, तो पूरे वैदिक साहित्य के आकलन की, पूरे वैदिक साहित्य के विश्लेषण की जो परंपरा है, उसका कंप्लीट जो श्रेय है वो पाश्चात्य विचारक या पाश्चात्य विद्वान ले जाते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य बाल गंगाधर तिलक ने किया। ज्योतिष के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने वालों में तिलक का विशेष स्थान है। इन्होंने वेदों का रचनाकार 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व माना है, जिन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभक्त किया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के रूप में जो बनता है वो आपको ध्यान रखना है। कितना बताया इन्होंने? 4000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व, ये जो समय बनता है इसके बारे में आपको ध्यान रखना। इन्होंने भी ज्योतिष को आधार बनाया। पश्चिमी विद्वान, कुछ विद्वानों ने ज्योतिष को आधार बनाया, लेकिन भारतीय परंपरा में ज्योतिष को किसने आधार बनाया? सवाल बनता है, क्वेश्चन बनता है, आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया, अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिक। ये सारे के सारे जो है वो नक्षत्र, नक्षत्रों के आधार पर। आज भी हम नक्षत्र की बात करते हैं, आज भी हम स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं, आज भी हम मूल नक्षत्र की चर्चा करते हैं। ठीक है, वो कि मूल नक्षत्र में पैदा हो गया, इसका उपाय करना पड़ेगा। स्वाति नक्षत्र से चलने वाली बूंद जो है वो सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। विभिन्न प्रकार की चीजें जो आपने पढ़ी यहाँ पर। तो मृगशिरा को आधार बनाया इन्होंने, अदिति काल को आधार बनाया, कंप्लीट नक्षत्र है। ठीक है, ये रटने की चीजें, समझाने की चीज नहीं है, ये रटने की चीज है। कुछ लोगों को मतलब मेरी भाषा पे हो सकता है कि शिक्षक किस तरह से मतलब रटने पर बल दे सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं वो याद ही करनी पड़ेगी, हृदयंगम करनी पड़ेगी, आत्मसात करनी पड़ेगी। मत रटो, उसको मन में बिठाओ, दिल में बिठाओ, लेकिन इन चीजों को फैक्ट याद करना पड़ेगा। अदिति काल 4000 से 6000 ईसा पूर्व, गद्य पद्यात्मक मंत्र इस काल में लिखे गए। मृगशिरा काल 2500 से 4000 ईसा पूर्व, ऋक सूक्त इसमें लिखा गया। ठीक है, ऋग्वेद के जो सूक्त हैं, जिसके हम ऋक सूक्त संग्रह में पढ़ते हैं विभिन्न प्रकार के, चाहे हम वैदिक इंद्र सूक्त की बात करते हैं, विष्णु सूक्त की बात करते हैं। कृतिका काल 1400 से 2500 ईसा पर, चारों वेदों का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो ऊपर 4 वेद लिखे जा चुके थे इस काल तक, चारों वेदों का संकलन किया गया, कंपाइल किया गया, उनको एक साथ मतलब उनको संग्रहित किया गया, संगठित किया गया, और फिर वो काल आ गया कौन सा? ब्राह्मण। जो वैदिक साहित्य के बाद में जो ब्राह्मण ग्रंथ चलते हैं, आरण्य ग्रंथ चलते हैं, उपनिषद चलते हैं, उस परंपरा, फिर ये ब्राह्मण ग्रंथों का काल आ गया। और ये जो अंतिम काल है, ये 500 से 14 ईसा पूर्व का सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ। यहाँ पर इस काल में सूत्र लिखे गए और इस काल में दर्शन लिखे गए। तो अलग ढंग से सवाल पूछा जा सकता है, ऋक सूक्तों की जो व्यवस्था थी वो इस काल, कौन से काल में हुई? ठीक है, सूक्तों की, सूत्रों की जो व्यवस्था थी वो कौन से काल में? गद्य और पद्यात्मक मंत्र किस काल में लिखे गए? एक अदिति काल किसने नाम दिया? कृतिका काल किसने नाम दिया? बाल गंगाधर तिलक ने किसको आधार बनाया? ज्योतिष को आधार किन किन विद्वानों ने बनाया? भारतीय परंपरा में ज्योतिष को आधार बनाने वाले विद्वान कौन थे? किसी भी तरह से सवाल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन खूब बनेंगे इसमें। ठीक है, आपकी सामर्थ्य होनी चाहिए, कॉपी पेन लेकर के आप बैठिए, एक स्लाइड में से आप 50 प्रश्नों को बना सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करके, इधर से उधर, उधर से इधर। यहाँ पर तैयारी वही अच्छी होती है, केवल चंद बातें सुन लेने से तैयारी नहीं होगी, क्योंकि तैयारी आपको खुद ही करनी पड़ेगी, खुद ही करनी पड़ेगी। हम लोग तो सिर्फ और सिर्फ एक भूमिका बना सकते हैं, आपके लिए गाइडेंस दे सकते हैं। यहाँ पर जो इस स्लाइड को यदि आपने पढ़ा है, तो जो अच्छी बुद्धि वाले, आईक्यू वाले जो शिक्षार्थी, वो समझ में आ गया कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। 1000 तरह के क्वेश्चन बना सकते हो उसमें से। ठीक है, जितने अधिक क्वेश्चन बनाएंगे, जितनी क्रिया आप करेंगे, क्रिया प्रसूत सिद्धांत मनोविज्ञान में आपने पढ़ा है, उतना ही आपको लाभ होने वाला। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ और चीजें होती हैं, फिजिकली कुछ चीजें, प्रायोगिक रूप में कुछ चीजें और होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, काम जो है आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। आज नहीं तो कल ये बात आपको माननी ही पड़ेगी। एम विंटरनिट्स ये भी ज्योतिष को आधार बनाते हैं, सभी मतों की आलोचना करते हैं, ज्योतिष पर आधारित सभी मतों की आलोचना करते हैं। इन्होंने पुरातत्व विज्ञान के द्वारा वेदों का रचना काल स्पष्ट करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने जो जिन विद्वानों ने ज्योतिष को आधार बनाया उनका खंडन किया है, और उन्होंने कहा कि ज्योतिष को आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इन्होंने अपने ढंग से इसको आधारित करने का प्रयास किया, पुरातत्व विज्ञान के द्वारा वेदों का रचना काल स्पष्ट करने की कोशिश की है। एक नया क्वेश्चन आपके सामने आता है कि पुरातत्व विज्ञान के आधार पर किसने की है? तो ये पुरातत्व विज्ञान के आधार पर एम विंटरनिट्स ने की।
इन्होंने बाहरी प्रमाणों को असंगत मानकर आंतरिक प्रमाणों की खोज की। आंतरिक प्रमाणों में यह स्वीकार किया कि महावीर और बुद्ध ने वेदों को अपने से पूर्व का माना। संपूर्ण वैदिक साहित्य के विकास के लिए कम से कम 2 से 2500 वर्षों का समय आवश्यक है। ठीक है, देखिए अंतः साक्ष्य एक अलग चीज है और बाह्य साक्ष्य एक अलग चीज है। 2 प्रकार के साक्ष्य। अंतः साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और बाह्य साक्ष्य जो है वो किसी माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। एक तो मेरे बारे में मैं कहता हूँ, अंतः साक्ष्य मिलता है, मेरी लिखी हुई पुस्तक में मेरे वंश का और मेरी परंपरा का वर्णन मिलता है, वो अंतः साक्ष्य हुआ। और मेरे बारे में कोई थर्ड पर्सन बातें कि वहां का व्यक्ति था, वहां का व्यक्ति था, ऐसे पढ़ते थे, यहाँ पढ़ाते थे, जो भी थी, उसमें प्रामाणिकता हो सकती और नहीं भी हो सकती। तो इन्होंने अंतः साक्ष्य को आधार माना और इन्होंने जिन विद्वानों की चर्चा की यहाँ पर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध, इनके ग्रंथ को पढ़ा और इनके ग्रंथों में लिखा कि इनके ग्रंथ से पूर्व वैदिक साहित्य जो है निश्चित रूप से व्यापक हो चुका था। जब इनके समय पर या इनके समय तक वैदिक साहित्य 100% व्यापक हो चुका था, सब लोग जान चुके थे वैदिक साहित्य को, तो इतनी प्रामाणिकता होने के लिए, इतना समय लगने के लिए निश्चित रूप से 2 से 2500 वर्षों का समय तो लगा होगा। तो 2 से 2500 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध और उनसे पूर्व समय को निर्धारित करके और ये वैदिक काल का निर्धारण करने का प्रयास करते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लगाते रहना, अनुमान लगाते रहना कि महात्मा बुद्ध का समय क्या था और महावीर स्वामी का समय क्या था, उनमें 2 से 2500 वर्ष जोड़ करके जो समय निर्धारित होता है वही इंटरनेट का जो समय है वो निकलता है। यहाँ पर तथ्यों के आधार पर आप किसी भी रूप में इस बात को जान सकते हैं। भारतीय परंपरागत विचार की यदि मैं बात करता हूँ, हालांकि हमने बाल गंगाधर तिलक की बात की तो तिलक महोदय भी भारतीय परंपरा का ही प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान है, लेकिन भारतीय परंपरा के निष्कर्ष के रूप में यदि मैं चर्चा करता हूँ तो इन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया है कि वेदों का रचनाकाल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि यज्ञ रूपी पुरुष से ही वेदों की रचना की है यहाँ पर। ठीक है, ये मानते हैं भारतीय, क्योंकि वैदिक साहित्य में जो है सूक्त मिलते हैं। ऋक सूक्त संग्रह में जब आप पढ़ते हैं, आप अग्नि सूक्त को पढ़ते हैं, आप पुरुष सूक्त को पढ़ते हैं, आप नासदीय सूक्त को पढ़ते हैं, आप हिरण्यगर्भ सूक्त को पढ़ते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के सूक्त आपको देखने को मिले हैं। तो जब हम पुरुष सूक्त की बात करते हैं, ठीक है, पुरुष सूक्त 10-90, ध्यान रखना है आपको बीच में, जब मैं पुरुष सूक्त बोलता हूँ आपके मस्तिष्क में 10-90 आना चाहिए। यहाँ पर मैं नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त की बात करता हूँ तो आपके मस्तिष्क में हमेशा पूर्ण रूप से सृष्टि की उत्पत्ति संबंधी दार्शनिक सूक्तों की रूपरेखा आनी चाहिए। 10-121 कौन सा, 10-129 कौन सा, 10-90 कौन सा, आपको ध्यान रखना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, सारे समस्यात्मक प्रश्न आपके लिए छूट रहा हूँ। तो ये मानते हैं दयानंद सरस्वती कि भाई वेद में पुरुष सूक्त मिलता है या वेद में सूक्त मिलते हैं, और इन सूक्तों में है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे होती है, ब्राह्मण उसके मुख से उत्पन्न हुआ है, बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है। ठीक है, बाकी उधर से जंघाओं से शूद्र मतलब पैरों से विभिन्न प्रकार की व्याख्या मिलती है, थोड़ी गीता में मिलती है, थोड़ी पुरुष सूक्त में मिलती है, विभिन्न प्रकार से दृष्टिकोण हमें मिलता है, अलग अलग थोड़ा सा वेरिएशन मिलता है उसमें। तो ये सब चीजें हैं, ये कहाँ सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन व्यक्ति कब करता है, जब सृष्टि अभी हुई हो तभी उसकी उत्पत्ति का वर्णन करेगा। आज कोई व्यक्ति सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर के नहीं बैठेगा। ठीक, इनका मत है, हो सकता है बाद में भी हो सकती है वो सारी की सारी चीजें, लेकिन जब उस रूपरेखा को पढ़ते हैं, कंप्लीट जो सूक्तों की व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि तत्कालीन समय में जो मूल आधार रहा होगा, अभी अभी जो घटना घटित होती है और उसके बाद मतलब जब लोग जिज्ञासा करते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वहां उस फील्ड में ज्यादा वर्क होता है। यहाँ पर तो कंप्लीट जो सूक्त पढ़ते हैं उनमें लगता है कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उसी के आसपास का जो वर्णन है यहाँ पर इन सूक्तों में देखने को मिलता है। अब सृष्टि की उत्पत्ति कब होती है और वैदिक साहित्य की उत्पत्ति कब होती है, एक ही बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण विषय, गंभीर विषय हमारे लिए हो जाता है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति हजारों सालों पहले बताई गई है। इसका मतलब वैदिक साहित्य की उत्पत्ति भी वही 1000 साल पहले के आसपास निर्धारित होती है। कौन से हजारों सालों पहले, जब सूक्त साहित्य लिखा गया। और सूक्त साहित्य कब लिखा गया, जिसकी चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं भंडारकर महोदय। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने वेदों का रचनाकाल 600 ईसा पूर्व माना। सिकंदर के आक्रमण के समय ग्रीकों ने राजवंशों का संग्रह किया था। चंद्रगुप्त से पूर्व 154 राजाओं ने राज्य किया था, वह समय वैदिक ही होगा। इससे पूर्व ऋग्वेद की रचना हो चुकी होगी। देखो होगी, जहां होगी होती है कि भाई जब ये सिकंदर का समय रहा होगा, मुगलों का समय रहा होगा, इन लोगों का चंद्रगुप्त का समय रहा होगा, ठीक है, उससे पहले वैदिक साहित्य लिखा गया होगा, क्योंकि इसके बहुत से प्रमाण हमें मिलते हैं। उससे पहले वैदिक साहित्य की रचना हो चुकी होगी। तो जहाँ हो चुकी होगी का प्रयोग होता है उसमें प्रमाणिकता कुछ भी नहीं होती। हाँ, ये 600 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं रचना काल, ये आपको ध्यान रखना केवल क्वेश्चन हो, पता नहीं क्या क्या गया होगा। अविनाश चंद्र दास, इनके मतानुसार वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व का है। 25,000 है, अब की बार 2500 नहीं है। एका चेतन सरस्वती निधि नाम ऋग्वेद 7:95 इस सूक्त संख्या दिखी है। इस मंत्र से स्पष्ट पता चलता है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब समुद्र तथा नदी दोनों का लोप हो गया। ये घटना ईसा से 25,000 वर्ष की पूर्व की हो सकती है। तथ्य देते हैं, मैंने कहा आपने अपने प्रमाण दिए। ये पंक्ति जब आती है वेद में, एका चेतन सरस्वती नदी नाम,
यानी वैदिक साहित्य में सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। सरस्वती नदी जाकर के समुद्र में मिलती है, इस बात का उल्लेख मिलता है। अंत सलीला जो नदी है उसका उल्लेख जो वहां पर मिलता है, और आज तो कहीं दिखाई नहीं देती ग्राउंड पर। अब जो स्थिति है उस स्थिति को यदि हम भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, यदि हम ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें, तो इस प्रकार की घटना को घटने में, यानी वो जो समय था और आज का जो समय, इस प्रकार के अंतराल में कितना परिवर्तन भौगोलिक परिवेश में आता है, तो लगभग 20-25 हजार वर्ष लग जाते हैं इस प्रकार के परिवर्तन को आने में। उस तथ्य को आधार बनाकर ये कहते हैं कि वो सरस्वती नदी जो आज कहीं पर उसका उल्लेख नहीं है, आज कहीं दिखाई नहीं देती, तो इस घटना को घटने में लगभग 20 से 25 हजार वर्ष पूर्व लगे होंगे। ठीक है, इसलिए ये घटना जो है ये 25 हजार वर्ष पूर्व की है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपको देखना, इसके मतलब रचना काल 25 हजार वर्ष पूर्व का है। ठीक है, तो ये जो सारे का सारा दृष्टिकोण है आपको याद रखना है। मैं तो सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कुछ समझने का नहीं है। अविनाश चंद्र दास कब मानते हैं? 25 हजार वर्ष पूर्व। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक कब ने कब माना? वो 4 से 6 हजार वर्ष पूर्व जो मानते हैं, यहाँ पर आधार बनाते हैं ज्योतिष को, वो वाला दृष्टिकोण आपको ध्यान रखना है। चाहे वो किसी भी की बात है, मैक्स मूलर की बात है, या फिर वेवर की बात है, या एम विंटरनिट्स की बात है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात है, स्वामी दयानंद सरस्वती की बात है, अविनाश चंद्र की बात है। किसी भी विद्वान का जो फैक्ट मत है उस मत को आपको निश्चित रूप से याद रखना। हम बात कर रहे थे अभी तक वैदिक काल की, वेदों के काल की। अब आगे इसी क्लास में हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेते, टॉपिक हमारा छूट गया है। वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर कितना है? वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर कितना है? पहले भी शायद हमने चर्चा की है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा अंतराल की हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। वैदिक और लौकिक साहित्य में अंतर तो ये हो चुका था शायद अपना, ये देख लेते हैं एक बार, वैदिक और लौकिक साहित्य में अंतर। इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, कुछ एक आध फैक्ट्स है जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, जो भी कहीं कहीं क्लास में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय इस पर नहीं देना आपको, लेकिन फिर भी चूंकि टॉपिक का विषय है यहाँ पर, इसलिए निश्चित रूप से इसकी हम चर्चा कर सकते हैं। तो हम देखेंगे लेट लकार का प्रयोग वैदिक संस्कृत में सर्वाधिक प्रयुक्त होता था, जबकि लौकिक में उसका सर्वथा अभाव है। जैसे ये इसके रूप बनते हैं यहाँ पर लेट लकार आपने लौकिक संस्कृत में नहीं पढ़ा होगा, लेकिन वैदिक संस्कृत में हम लेट लकार पढ़ते थे। फैक्ट याद रखना है कि कौन सा ऐसा लकार जो वैदिक संस्कृत में चलता था, लौकिक संस्कृत में प्राय लुप्त हो गया, लेट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, इसी प्रकार की बात है कि वैदिक संस्कृत की अपेक्षा लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कम हुई है, लृ का स्वर पूर्णतः अभाव हो गया। यहाँ पर लृ है, ये इस चीज का पूर्ण रूप से जो अभाव हो गया है, ये जो लृ जो दिखाई देती है यहाँ पर लू नहीं है, लृ है ये। ठीक है, ये पूर्णतः प्राय अभाव हो गया। हालांकि दिखती है आज कुछ एक आदि को आदि संधि में मलराकृति वगैरह, लेकिन ना के बराबर है। वैदिक संस्कृत में उदात अनुदात स्वरित आदि का प्रयोग प्रचुर मात्रा में था, जबकि लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृत की जब हम चर्चा करते थे तो उदात अनुदात और स्वरित स्वरों की हम चर्चा करते थे। उच्चैर उदात, नीचैर उदात, समाहार स्वरित हमने व्याकरण में भी पढ़ा है। ठीक है, अकेला जो आकार है वो 18 प्रकार का हो जाता है, अकेला जो लरिकार है वो 12 प्रकार का हो जाता है। यहाँ पर इन चीज़ों पर अधिक गौर किया जाता था, लेकिन लौकिक संस्कृत में प्राय चीज़ें लुप्त होगी। अब लगभग सबको हम सामान्य रूप से स्वीकार करते हैं। ठीक है, हालांकि जब हम ग्रामर पढ़ते हैं उस समय हम भेद करते हैं, लेकिन वैसे लौकिक परंपरा में हमारा ऐसे चलता है। वैदिक संस्कृत में उपसर्ग धातुओं से अलग है, लौकिक संस्कृत में धातुओं के साथ जुड़े हुए। ठीक है, ये जो फैक्ट है, इन फैक्ट्स को आपको याद करना है। इसमें मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा कुछ विचार करने का नहीं है, कि जो फैक्ट्स आपके हैं उसी के आधार पर आप इनकी चर्चा करेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट में हम देखते हैं, ये देखिए, वैदिक संस्कृत में संधि कार्य नियमों का अनुसार नहीं है, जबकि लौकिक संस्कृत में संधि के नियम जटिल एवं अनिवार्य। बिल्कुल फैक्ट, नियम में हमारे यहाँ पर नियमों के आधार पर संधि चलती है, लेकिन वैदिक परंपरा में कहीं ऐसा प्राय देखने को नहीं मिलता। वैदिक संस्कृत में 4 प्रकार के तत्पुरुष कर्मधारय बहुव्रीहि द्वंद्व है, जबकि लौकिक संस्कृत में दो और समास से द्विगु और अव्यय भाव की हम चर्चा करते हैं। वैदिक भाषा में अकारांत तृतीया बहुवचन के रूप में 2 प्रकार के हैं, देव भी तथा देवई, जबकि लौकिक संस्कृत में केवल देवई ही रूप मिलता है। यहाँ पर ये भी अपने को देखने को मिलता है। हालांकि ये रूप भी अपने को देखने को मिलती है। कुछ चीजें हैं जो आज भी चल रही हैं। अकारांत शब्दों में वैदिक संस्कृत में प्रथमा द्वितीय आ प्रत्यय के योग से और इकारांत स्त्रीलिंग तृतीया ई प्रत्यय के योग से बनता है, जैसे अश्विना। ये तो सिंपल सी उदाहरण दे रखे हैं। सप्तमी एक वचन वैदिक संस्कृत में अनेक स्थानों पर लुप्त हो जाता है, जैसे परमे व्योम, किंतु लौकिक संस्कृत में ऐसा नहीं, ये चलता है यहाँ पर। अकारांत नपुंसकलिंग एक वचन वैदिक संस्कृत में आ तथा आने दोनों प्रत्ययों के योग से बनता है, जैसे अद्भुता विश्वानी। देखिए, ये जो चीजें हैं ये ग्रामर की चीजें हैं, ये व्याकरण की चीजें हैं। ठीक है, जब भी हम जो आपका टॉपिक है वहां पर ग्रामर का, जहां आपने पढ़ा होगा वहां पर पता चलता है कि अकारांत है, कि ये आकारांत है, ये इकारांत है। जो मोटी मोटी बातें वो आपको ध्यान रखनी है, जैसे सप्तमी के प्रयोग की बात है, कहाँ लुप्त हो जाती है, कहाँ होती है। छंदों की बात है कि वैदिक में अलग छंद चलते हैं, लौकिक में अलग छंद चलते हैं। ठीक है, लकार की बात है, वो लेट लकार जो आजकल यहाँ पर नहीं है। ऐसी कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स के रूप में आपके सामने आती हैं, उन चीजों को, तथ्यों को याद कर लेना। इसमें से जो चीजें आपको प्रश्न के रूप में बनती हैं वो सारी की सारी चीजें आप इसमें पढ़ सकते हैं। व्याख्या पद्धति की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं।
मैक्स मुलर के अनुसार तुलनात्मक ऐतिहासिक पद्धति के आधार पर वैदिक देवता विज्ञान का प्रणयन किया। इसके अतिरिक्त सन 1844 में हितोपदेश का जर्मन अनुवाद तथा पवित्र प्राच्य ग्रंथमाला के अंतर्गत वैदिक ग्रंथ का अनुवाद प्रकाशित कराया। अपने गुरु बनरफ की प्रेरणा से डॉक्टर मैक्स मुलर ने सन 1849 में तक कठिन परिश्रम करके ऋग्वेद का सारणभाष्य सहित प्रकाशन कार्य किया। ये देखिए, ये तो व्याख्या पद्धति है, तो फैक्ट्स है, इसमें आपके लिए कोई मेरे ख्याल में आवश्यक नहीं है। ये ग्रेसमैन के अनुसार अलग से व्याख्या पद्धति है, ठीक है, जो मेरे ख्याल में आपका टॉपिक है नहीं यहाँ पर। इसकी हम चर्चा भाषा विज्ञान में हम ठीक ढंग से करेंगे यहाँ पर वैदिक साहित्य की। और महर्षि अरविंद के अनुसार जो है वो अलग परंपरा चलती है, सायण के अनुसार जो है वो अलग परंपरा चलती है, यास के अनुसार अलग परंपरा चलती है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हम जो है वो मूल रूप से पढ़ेंगे, उसमें भाषा विज्ञान जब हम पढ़ेंगे वहाँ तक की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा मैटर हो गया, मूल रूप से हम केवल यही करेंगे वैदिक और लौकिक संस्कृत में जो अंतर था। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि वैदिक और लौकिक संस्कृत में थोड़ा सा अंतर हमें देखने को मिलता है, थोड़ा सा मतलब हमें इस प्रकार की व्यवस्था देखने को मिलती है कि कुछ चीज़ें वैदिक संस्कृत में हैं जो प्राय लौकिक संस्कृत में लुप्त हो गई है, कुछ चीज़ें लौकिक संस्कृत में ऐसी दिखाई देने लगी है नई, जो वैदिक संस्कृत में कहीं मतलब हमें देखने को नहीं मिलती थी। इसलिए जो जो अंतर आपको समझ में आता है उन सारे के सारे अंतर को आपको ध्यान रखेंगे। जो फैक्ट्स आपको बताए उन सारे फैक्ट्स को एक बार पढ़ेंगे, लिखेंगे, खुद अपने हाथ से करके देखेंगे, तब आपके समझ में आ जाएगा वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर कितना है। आज की क्लास में इतना ही।